अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सियासी जोड़ तोड़ के माहिर और मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी आज एक बार फिर दूसरी बार ऐवान सदर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई सिर्फ 181 वोट ही हासिल कर सके। अपोजिशन तो आम इंतखाबात की तरह सदारती इलेक्शन को भी मतनाज़े कह रही है, गैर आइनी कह रही है। जहां ये सवाल उठ रहा है कि इस मज़ामती माहौल में जरदारी साहब क्या किरदार निभा पाएंगे। वहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा हासिल करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला टारगेट क्या है। क्या आइनी ओहदों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी वजारतें लेगी। ये बात हम सब जानते हैं कि पीडीएम की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 महीना की हुकूमत में जाना इसको गलती कह चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि इस हुकूमत का हिस्सा बनना एक गलती थी। पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी नून लीग को महंगाई की लीग का नाम देकर इलेक्शन में उतरी और आइंदा कभी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा बनने से उन्होंने तौबा भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सारी इंतखाबी मुहिम एक ही नुक्ते पर चलाई कि वो मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोकेंगे और दोबारा इत्तेहादी हुकूमत में नहीं जाएंगे। मगर ये क्या, जैसे इलेक्शन खत्म हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती भी एकदम खत्म हो गई। बिलावल भुट्टो अलग अलग इलेक्शन लड़कर फिर उसी पीडीएम 2 का हिस्सा ये कहकर बन गए कि वजारतें नहीं लेंगे और आइनी ओहदों पर ही रहेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वोट देंगे। क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो एक मुस्बत सिग्नल भी दे रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैबिनेट में काबीना का हिस्सा बनाना चाहती है। नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज इजलास में ये टास्क भी दिया है और डिस्कशन भी हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल किया जाए ताकि जो पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं उनका मिलकर मुकाबला करें। अब इम्कान ये है कि ऐवान सदर में जरदारी साहब की आमद के बाद शहबाज शरीफ साहब इस एजेंडे पर ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बने। अब जहां ये सवाल है कि अगर शहबाज शरीफ कहें तो क्या पीपल्स पार्टी मान जाएगी, वहां ये भी सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रें किन वजारतों पर होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी वजारतें लेना चाहेगी। इस बात की गारंटी फिर कौन देगा कि अब की बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़िम्मेदारी उठाएगी, इत्तेहादी हुकूमत की भरपूर ज़िम्मेदारी उठाएगी। और जैसे कल वो पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रहते हुए वो कोई ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। महंगाई हुई, वो कहते थे नून लीग ने महंगाई की है। क्या अब ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सवाल ये भी है कि आसिफ अली जरदारी क्या दोबारा बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ की टीम में खेलने के लिए क्या बिलावल को राज़ी कर लेंगे। आसिफ अली जरदारी की दोबारा एंट्री से ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर में बैलेंस ऑफ पावर्स कैसे होगी, कौन तवज्जो का मरकज़ होगा। इसी पे बात कर रहे हैं नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जरदारी साहब एक बार फिर दूसरी बार ऐवान सदर पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। अब जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, जो बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी माहौल बना हुआ है, एक मज़ाहमत का, एक टकराव की पॉलिसी है, चाहे सियासी जमातों की एक दूसरों के साथ हो या दूसरे नॉन पॉलिटिकल इदारों के साथ, उसमें कमी आएगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो क्या उम्मीद रखें कि ये अब माहौल बेहतर होने जा रहा है मुल्क का सियासी तौर पर? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मुबारकबाद दी और मैं अपने पार्टी के कारकुनों को, पाकिस्तान के तमाम जमहूर पसंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एक जमहूरी तरीके से जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी दफा पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। ये भी एक तारीख है कि एक सियासी बंदा इलेक्शन के जरिए मुल्क में 2 दफा सदर मुंतखब हुआ। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस हैं
उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम भी एक बिल्कुल बहुत बड़ी रीजन है, मुआशी अदम इस्तेहकाम बहुत बड़ी रीजन है। इस वक्त हमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं और दर्जनों इश्यूज ऐसे हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तान को एक ठहराव और मुफाहमत की जरूरत है, और जरदारी साहब में ये बात बदरजा वो मौजूद है। याद कीजिए 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, और उस वक्त भी हम एक माइनॉरिटी हुकूमत थे, यानी हमारे पास अपनी वोट मुकम्मल नहीं थे। पहले हमने नून लीग के साथ हुकूमत बनाई, वो अलग हो गए, काफ लीग के साथ बनाई, एमकेएम को साथ मिलाया। 5 साल हुकूमत चला के पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड काम किए, आईनी तरामीम 103 या 105 आर्टिकल अमेंड हुए इत्तेफाक राय से, एनएफसी हुआ इत्तेफाक राय से, कौमों की शनाख्त दी गई इत्तेफाक राय से, इस मुल्क के मजदूरों, किसानों और आम आदमी को, गरीब बेवाओं को रिलीफ दिए गए इत्तेफाक राय से। लेकिन जब हिस्ट्री में जाएं, जब तारीख को देखें, नून लीग नाराज हुई, फिर मेमोगेट स्कैंडल में किस तरह काले कोट पहनकर जरदारी साहब के खिलाफ जाया गया कोर्ट में, तो अब एक जब अननेचुरल अलायंस बनते हैं, इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, इत्तेहाद बनते हैं, तो उनका हशर भी फिर ऐसा ही होता है। फिर हमने पीडीएम की 16 महीनों की हुकूमत देखी कि बाद में तौबा की गई कि दोबारा ऐसे किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या अब ये समझा जाए कि 5 साल पूरे होंगे इन्हीं लोगों के साथ? कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है और जमात की ये ख्वाहिश नहीं होती हम इत्तेहाद की हुकूमतें बनाए, अलायंस बनाए। कोई जमात नहीं चाहती, हर जमात चाहती है उसको अक्सरियत मिले और वो खुद ही अपनी हुकूमत बनाए। आज मुल्क के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, ये अलायंस नाम बना तो क्या होता, इससे पहले भी हमने वो अलायंस नाकामयाब ऐसे भी हुआ, इस इत्तेहाद को नहीं बनाते और पीटीआई वैसे अलग बैठी हुई है या सुन्नी तहरीक। उसके बाद मुल्क में क्या होता, इस्तेहकाम होता, कोई बेहतरी होती, कोई नेचुरल अलायंस का रास्ता है जिसको हम अडॉप्ट करके तो आगे बढ़ सकते हो, वो कर लेते हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर यही एक वाहिद ऑप्शन है जिसपे हमें इस वक्त काम करना है और मुस्तकबिल की बेहतरी की कोशिशें करनी है। इसी से रास्ते पैदा होंगे ना, अगर बेहतर रास्ते पैदा होंगे तो जरूर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट्स की जा सकती है, लेकिन अभी तो यही सूरत हाल है। किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं है और अननेचुरल अलायंस जो कहा जाता है, इलेक्शन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े जाते हैं और सारी दुनिया में जहां पार्लिमानी निजाम है वहां मुतसादम जमातें या मुतहारब जमातें या एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली जमातें ही अल्टीमेटली इत्तेहाद बनाती है। ये इत्तेहाद जबर होते हैं, चॉइस नहीं होते। अच्छा, जाहिर है सियासत में हमने तो हमेशा जो देखा है, जो सुना है, जो सियासत आप लोग भी बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती है, हर चीज़ के लिए दिमाग भी खुला रखना चाहिए और दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। तो सर, आप लोग ये कहकर इस हुकूमत को सपोर्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की आज भी ये ख्वाहिश है, आज भी इजलास में ये बात डिस्कशन हुई जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा होना चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये एक्सपेक्ट किया जाए कि काबीना का भी हिस्सा होगी? देखिए, जो सवाल है ना, सकते हैं, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को मैं कैसे रूल आउट कर दूं अपने तौर पे बैठा हुआ? ये तो मेरी जमात का फैसला है। एट द मोमेंट हमारा वही फैसला है जो पहले अनाउंस्ड है। मियां साहब ने कोई बात कही है अपनी जमात को, तो मेरे इल्म में नहीं है। अगर उन्होंने कहा है और ये तजवीज हमारी जमात के पास आती है तो क़यादत इस पे अपना ज़हन लड़ाएगी और फिर जब वो मीटिंग में रख के इस पे राय लेंगे तो फिर इस पे देखेंगे। लेकिन ये जो सख्ती है वाला सवाल है कि पॉसिबिलिटी, तो मैं पॉसिबिलिटी को ना तो सपोर्ट कर सकता हूँ ना रूल आउट कर सकता हूँ। सही। तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करती रही है, क्या नून लीग को नाराज करके भी आप लोग बात कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ग्रीन सिग्नल तहरीक इंसाफ देती रही है, बात हो सकती है या हमारे साथ मिलकर बैठे, इन चीज़ों पर हो सकती है, इन पर नहीं हो सकती। नून लीग के साथ किसी तौर पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ कर सकती है? पहली गुजारिश तो यह है कि मेरे तो ज़हन में या मेरे इल्म में तो कोई ऐसा मौका नहीं है कि जब उन्होंने गाली के अलावा कोई बात की हो और कहा हो कि हम किसी पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, ऐसा कोई इशू मेरे ज़हन में नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है नून लीग की वजह। ऐसा नहीं है जी,
अगर उनको जरा एक तल्ख जुबान में गाली दे के तो हमें जरा हमारे लिए जबान नरम कर लीजिए, तो इसका माना ये नहीं होता, ये स्ट्रेटजीज होती है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये सारा कुछ सह के फिर भी चीजों को आगे बढ़ाया है। हमने तो खान साहब जब धरना दे के बैठे थे तब भी कोशिश की थी, हमने जब खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, मुस्लिम लीग से लड़ रहे उस वक्त भी कोशिश की थी, और जब हमारी गवर्नमेंट आ गई उस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट से मुहाजराई कर रहे थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की थी और मुज़ाकरात कामयाब करा दिए थे। इस लेवल पे चीजों को ले आए थे कि जून में गवर्नमेंट खत्म करके और अक्टूबर 2022 में इंतखाब होने का फैसला हो गया था, उसको सैबोटाज खान साहब ने किया। और फिर हम इस इलेक्शन के बाद भी हमने कोशिश की, उस रास्ते को भी बंद खान साहब ने किया। अब मेरा ख्याल है कि खान साहब को पहले अपनी विलिंगनेस से, उनकी जमात को अपनी पहले विलिंगनेस देनी होगी, पहले अपना इरादा जाहिर करना होगा कि हाँ मैं इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों को, दीगर लोगों को भी तो एक्सेप्ट करें। आप न फौज को मानते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी को मानते हैं, ना अदलिया के साथ चलना चाहे उनकी बात सुनते हैं, ना सुप्रीम को अपने जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी आप ऐसी तैसी फेर रहे हैं। और जिन जमातों को लोगों ने वोट दिए, भले आपके ख्याल में उनको कम वोट मिले, उनको कम सीटें मिली, लेकिन मिले ना। वो पिछले इंतखाब में खान साहब को भी तो इतने वोट नहीं मिले, तो उनके साथ भी तो इत्तेहादी जमातें थी। अगर आपका रवैया ये हो कि मैं इन लोगों के साथ नहीं मिलूंगा, तो क्या वो हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं? क्या वो हिंदुस्तान की जमातें हैं? ये रवैया ना तो इंसानी लेवल पे अच्छा है, ना सियासी लेवल पे अच्छा है, या कौमी लेवल पे अच्छा है। उनको बाकी जमातों की मैंडेट को तस्लीम करना होगा, और अगर उनके हाँ लचक है तो हम तो सियासत को कभी भी ये नहीं कहते कि इसमें रास्ते बंद होते हैं। लेकिन आज कुछ चेंजिंग हमें नजर आती है ना, वो बात करते हैं। पहले मैं बताता हूँ प्लीज। हमने अपनी जब हुकूमत थी पिछली हमारी 14 महीने 16 महीने की, उसमें जब कोशिश की थी तो हमने किसी से मशवरा करके नहीं की, पीपल्स पार्टी की कोशिश थी। अभी भी हमने इलेक्शन के बाद जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने डायलॉग के लिए कमेटी बनाई, वो हमने किसी से मुशावरत करके नहीं बनाई थी, एट आवर ओन बनाई थी। लेकिन अब हम बाकी दोस्तों को भी राजी कर लेते हैं, लेकिन ये तो अब किसी तरफ बाकी लोगों को तस्लीम करके आगे बढ़ने का रास्ता तो पैदा किया जाए। अगर कोई बंदा ये गुमान में हो और वो ये समझ रहा हो कि मेरी स्ट्रेटजी ये है कि लड़ाई और तसादम ही मुझे सूट करता है, भले मुल्क को से किसी बड़े गहराई में जा गिरे, ये रवैया उनको बदलना होगा, इस पे नजरसानी करनी होगी। और आज जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, वो तो है ही मुफाहमत के बादशाह गिने जाते। वो यकीनन अपना नुकसान करके भी कौमी वहदत और कौमी मुफाहमत की बात करने वाले आदमी है। हमारी तरफ से ये रास्ते बंद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ये तल्ख बात कहते हुए खत्म कर दूंगा इस बात पे, ये तल्ख बात बहरहाल मुझे कहनी चाहिए थोड़ी सी, कि अब खान साहब को भी उनको भी कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी बात आगे चलनी चाहिए। आज तहरीक-ए-इंसाफ ये बात कर रही है कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस दोनों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो मेरा सवाल ये है, क्या सियासत में अगर आपने कमबैक करना है तो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बातचीत करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उधर से इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आप माजी में इतनी तनकीद करते आए हैं, पिछले 2 सालों से आप तनकीद कर रहे हैं। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही, ये बात नून लीग भी करती रही है, आप लोग भी करते रहे हैं कि पॉलिटिकल मामलात में नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस का कोई रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हम वहीं पर खड़े हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमने आज भी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि हमें कम बैक करना है। एक बात याद रखिए, मैं आपकी जगह बैठ के एनालिसिस कर रहा होता तो शायद इससे भी ज्यादा आइडियलिस्टिक बातें कर रहा होता। ये बिल्कुल तज्जिए में अपनी जगह बड़ी मोतबर बात है। हमारी स्टेटेड पोजीशन हमेशा ये रही है कि हमें ग्रैंड नेशनल डायलॉग करना चाहिए। ये मेरी जमात ने बार बार कहा है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग अमंग्स द पॉलिटिकल फोर्सेस एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स। ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क के अंदर दीगर इदारे भी स्टेक होल्डर पॉलिटिक्स के अंदर हो गए और उनके साथ बहुत सारी स्पेस जो है वो आपस में गड़बड़ हुई है। अब अगर ये किसी का गुमान हो कि हम आज बैठेंगे और कतला करके और एक कानून बना के हम कहेंगे कि बस ये रास्ता इधर का है और ये इधर का है और इससे मामला ठीक हो जाएंगे, तो ये डिस्कशन में तो ठीक हो जाएंगे, अमल में होंगे या नहीं, इसको रियलिटी में कैसे लेके आएंगे। और अगर बैठ के हम कोई लाइंस ड्रा करके कोशिश करते हैं और फिर वक्त के साथ साथ एक दूसरे को स्पेस दे के आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो सादम तो कभी बेहतरी का रास्ता नहीं है। ये बात आइडियलिस्टिकली अपनी जगह मोतबर है,
हाँ, मैं भी इस टारगेट को अचीव करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी हो, लेकिन मुझे कुछ ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। वरना ये बात तस्वराती तौर पे तो अच्छी है, अमलन शायद इस पे काम करना फिर मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को कैसे साबित करना है, सियासी जमातों और इदारों के साथ मुफाहमत के जरिए मूव ऑन करना है या टकराव की पॉलिसी ही चलानी है। PTI की क़यादत इस मामले पर कंफ्यूज नज़र आ रही है। मामलात अदालतों में तय करने हैं या सड़कों पर, इस पर भी कन्फ्यूजन ही चल रही है। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर का ये मानना है कि अवामी मैंडेट अगर वापस ना किया गया तो PTI भरपूर तरीके से सड़कों पर आएगी। साथ ही ये भी कह दिया कि साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुमकिना वज़ीर दाखिला बनाया गया तो फिर PTI से मुफाहमत भूल जाएं। दूसरी तरफ पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत सियासी जमातों के साथ मुफाहमत की बातें कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार पड़ने का इंतजार नहीं करेंगे, अब चाहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत हो जाए। सवाल ये है कि इंतखाबात के 1 महीने बाद भी PTI की क़यादत मुफाहमत चाहती है, मज़ाहमत चाहती है, बयानी पर यकसू नहीं है। तहरीक इंसाफ को अवामी मकबूलियत के बावजूद आज भी जो एक चीज़ नुकसान पहुंचा रही है वो है मज़ामत या टकराव की पॉलिसी। मगर ये भी हकीकत है कि अब PTI का जो एक नुकसान होना था वो तो हो चुका। गिरफ्तारियों से लेकर रियासती जबर तक सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फॉर्म 45-47 का भी नुकसान उन्होंने उठा लिया है। वज़ीर आज़म भी नून लीग का बन गया है, सदर पीपल्स पार्टी का। अब खोने को शायद बचा कुछ नहीं। क्या इस मौके पर मुफाहमत से अवामी मकबूलियत में क्या कोई कमी आएगी? ये मुफाहमत की सियासत वाकई क्या PTI करना चाहती है? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में मरकजी लीडरशिप के रिश्तेदारों को अकोमोडेट करने पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। माजी में PTI की क़यादत मौरूसी सियासत पर तनकीद करती रही है, लेकिन मौजूदा असम्बली में कई एक वजारतें PTI की मरकज़ी क़यादत के अजीज़ व अकारिब को दी गई हैं। उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब भी सूबाई काबीना का हिस्सा हैं। असद कैसर के छोटे भाई आकबुल्ला भी वजारत में शामिल हैं। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई, नूरुल कादरी के भतीजे अदनान कादरी और शेर अफजल मरवत के भाई खालिद लतीफ़ को भी वजारतों से नवाजा गया है। सियासी मुखालफीन सूबाई काबीना में अकरबा परवरी समेत काबीना अरकान की नातजुर्बा कारी पर सवाल उठा रहे हैं कि काबीना में 11 ऐसे लोग शामिल किए गए हैं जिनको पहले यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं, वो सूबा कैसे चलाएंगे। ये भी एतराज़ है कि वजारतों के लिए करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई गई हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PTI के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। रऊफ़ साहब, आप लोग तो मुतमईन नहीं हैं आज के सदारती इलेक्शन से भी। बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे थे कि आइनी अहदों पर गैर आइनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। जरदारी साहब की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं होगा। लेकिन हैरानगी की बात है, जिनको आप लोगों ने नॉमिनेट किया अचक ज़ई साहब, वो बड़े मुतमईन हैं। वो कह रहे हैं मैं एक तो शिकस्त तस्लीम की बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे जेस्चर में। दूसरी बार उन्होंने कहा कि सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। वो बड़े सेटिस्फाइड हैं। आप लोगों को तसल्ली नहीं है? देखिए, जैसा कि गौर साहब ने कहा है कि ये एक धांधली ज़्यादा है, ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है और इसके रिज़ल्ट्स को डेफिनेटली कोई भी डेमोक्रेसी लविंग या राइट्स लविंग जो शख्स है वो कबूल नहीं कर सकता। ये तो अभी बहुत लंबी जद्दोजहद है, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं बनता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क में अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर कानूनी हुकूमतें जो हैं वो बराजमान रही हैं और उन्होंने ये उनके हाथों से ये इलेक्शन करवाए गए हैं। वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। ये मेरा ख्याल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में ये लैंड करेगा। देखना पड़ेगा कि ये इलेक्शंस जो हुए हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल थे, क्या ये लीगल थे या नहीं, क्योंकि इनको कराने वाली हुकूमतें जो थी वो अपने मैंडेटेड पीरियड से बियॉन्ड आगे निकल चुकी थी और वो इन द प्रोसेस वो गैर आइनी और गैर कानूनी हो चुकी हुई थी।
सो ये महमूद खान अचकज़ई साहब का जो ये रिजल्ट के बारे में जो स्टेटमेंट आपने बताई है मुझे, वो उनके बड़ेपन का इजहार है ये, और कुछ नहीं है। और वो एक बहुत मोहतरम इंसान है, उन्होंने माना है तो ठीक है। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी कि जी अंडर द सर्कमस्टांसेस चूंकि उनके पास नंबर्स थे तो उनको धांधली नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि वो धांधली करना नहीं चाहते थे, या अगर उन्होंने धांधली करनी नहीं थी अगर उनके पास नंबर्स ना होते तो। अब बात यह है कि यहाँ पर तो निगरान सेटअप लंबे लंबे गैर आईनी तौर पर चलते रहे। अब जिन इंतखाबात को आप कह रहे हैं, जिस पार्लियामेंट को आज आप कह रहे हैं यहाँ लोग गैर आईनी तरीके से बराजमान हैं, बात यह है कि जो नुकसान आप लोगों को होना था वो हो चुका है। वज़ीर आज़म भी नून लीग का बन चुका है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब बन चुके हैं। अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इस नुकसान का अजाला कैसे होगा? आपको लगता है ये सब चीज़ें रिवर्स होना इतना आसान होगा? जिनकी हुकूमत बननी थी बन गई है। देखिए, ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत है, इसका कोई अवामी जवाब नहीं है, इसके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, ये धांधला ज़्यादा हुकूमत है। तो लाजमी बात है कि हम इसको कबूल नहीं करते। बाकी रहा कि ये बन गई तो बनी रहेगी, मैं आई बेग टू डिसएग्री विद दैट। आई थिंक रियासती इदारे जो हैं उनको किसी ना किसी वक्त तो होश आएगी कि इस मुल्क में क्या खिलवाड़ हुआ है, और वो करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे। वो इसका अजाला हम तो कोशिश करते रहेंगे, हम तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। हमारे पास प्रूफ्स हैं कि जी हमारा जो मैंडेट था वो चोरी किया गया है। कंसिक्वेंटली हमने तो मुख्तलिफ महाजों के ऊपर इस जद्दोजहद को जारी रखना है। वो पार्लियामेंट के अंदर होगा, वो कानूनी डोमेन में होगा, और वो सियासी डोमेन में होगा। ये जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि ये जो धांधला है इसको रिवर्स नहीं किया जाता और हमारा मैंडेट जो है वो हमें लौटाया नहीं जाता। लेकिन ये जो मज़ामती सियासत है ये कहाँ होगी? पार्लियामेंट के अंदर रहकर होगी या सड़कों पर होगी? असद कैसर साहब ने कल ये कहा कि अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया तो हम सड़कों पर रहेंगे। तो 126 दिन का धरना भी पार्लियामेंट से बाहर रहकर देख लिया था, कुछ नहीं हुआ, हुकूमत चल रही थी, हुकूमत चलती रही। तो अगर अब दोबारा सड़कों की सियासत तहरीक इंसाफ करना चाहती है, उसका क्या हासिल होगा जो 126 दिन के धरने से नहीं हासिल हुआ था? देखिए, 3 फोरम्स के ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी है। एक पार्लियामेंट के अंदर है, हम एक रॉबस्ट किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ। हमने इलेक्शंस में भी अंडर प्रोटेस्ट हिस्सा लिया है, वो एक फोरम है हमारे पास। दूसरा फोरम हमारे पास कानूनी फोरम है, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तफवीज़ करता है। कानूनी फोरम को भी हम फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम अपने केसेस लेके जो हमें हमारे पास फोरम अवेलेबल हैं, वो इलेक्शन कमीशन का हो या वो ट्राइब्यूनल का हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम इन तमाम फोरम्स को के पास अपना मुकदमा जो है वो लेके जाएंगे। तीसरा फोरम हमें जो अवेलेबल है वो हमारा सियासी मैदान है। सियासी मैदान जो है पुरअमन एहतजाज की जो राइट है वो हमें मुल्क का आइन जो है वो देता है, हम उस अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे। वो हमारा पार्लियामेंट के अंदर हो, कानूनी फोरम के ऊपर हो या सियासी मैदान में हो, ये तीनों जद्दोजहद जो है, तीनों किस्म की जद्दोजहद जो है वो हम जारी रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो मैंडेट है जो चोरी किया गया है इसको रिवर्स किया जाए। सियासी मुफाहमत का कोई चांस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की थी जब वो असम्बली में पहले दिन खिताब कर रहे थे कि हम मिसाके जो है ना वो मुफाहमत करना चाहते हैं, सियासी मुफाहमत सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जरदारी साहब तो को कहा ही मुफाहमत का बादशाह जाता है। तो किसी किस्म की मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं है, कोई चांस नहीं है कि हुकूमत के साथ मिलकर बैठकर कोई पार्लियामानी कमेटी पर बात हो जाए कि जो धांधली हुई इस पर आप पार्लियामानी को कमेटी बना दें, हमारे भी लोग सबके शामिल हों, तो एक तरीके से एक हल निकाला जा सके। क्या इस बात का इम्कान है? देखिए, जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी करने में कोई हिस्सा उनका रहा है, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का कोई इस वक्त पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 3 जमातें जो इस वक्त हुकूमत, मेन जमातें जो हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM, ये गिल्टी हैं, इन्होंने ये जो धांधली की है उसमें ये शरीक कार रही हैं। तो कंसिक्वेंटली इनके साथ तो बातचीत हो नहीं सकती है। बाकी तमाम जो और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं,
महमूद खान अचकज़ई साहब का जो नॉमिनेशन थी वो भी उसी अप्रोच का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि मुल्क में जमहूरी कल्चर जो है उसको फ़रोग देने के लिए काम कर सके। और बहुत सारी जमातों ने उस प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए हमें इंडिया दिया है, और अनकरीब आप देखेंगे कि हम फॉर्मली उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे और फिर अपनी जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे, जिसमें कि ये तमाम जमातें जो हैं ये भी हमारी शरीक कार होंगी। पॉलिटिकल फोर्सेज से राब्ते हैं, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज के साथ भी राब्ते में हैं आप लोग? नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ खान साहब ने बहुत पहले कहा था, एक कमेटी बनाई थी कि जी हम सबसे बातचीत करने को तैयार हैं। उनमें नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस भी हैं। वो आप देखते हैं कि किस वक्त कब पॉसिबल होता है। कोई भी उस डोमेन से बाहर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इस वक्त की बात कर रहे हैं तो हमारे कोई कॉन्टेक्ट उनके साथ इस वक्त तक नहीं है। लेकिन मौलाना साहब भी जो धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं वो तो कहते हैं कि धांधली की जो उनकी शिकायत है, एतराज है, वो सियासी जमातों के साथ तो है ही नहीं। सियासी जमातों ने तो धांधली की नहीं, वो तो एतराज और शिकायत वो तो कहीं और उठा रहे हैं, जिन नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस की आप और मैं बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नून लीग ने किया, सरदारी साहब ने किया। उन नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आप लोग बात करने के लिए तैयार हैं जिनको मौरूदे इल्जाम ठहरा रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं ये इस सारी कंस्पिरेसी का बड़ा हिस्सा रही हैं, इसलिए इनसे बातचीत हो नहीं सकती है। और भी जो फोर्सेस थी वो होंगी, लेकिन ये डेफिनेटली तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो कि बेनिफिशियरी हैं उस धांधली की, इनके साथ तो बातचीत करने का कोई हमें बेसिस ही नहीं मिल सकता ना। ये तो धांधली ज्यादा हुकूमत बना रही है ना, ये तो धांधली ज्यादा इलेक्शन की पैदावार है ये। तो कंसेक्वेंटली इनके साथ बातचीत का कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती है। तो उधर अगर बातचीत नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ शुरू होती है, आपको पता है चंद रोज पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामी में था कि जो उन पर इल्जाम तराशी हो रही है वो बिल्कुल गलत है। जो समझता है कि धांधली हुई है वो जो मौजूदा फोरम्स हैं, मुत्तल्लिका फोरम्स हैं, उन पर जाकर देखें, अपना केस लड़ें। तो वही हम कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हम तमाम फोरम्स को मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो हमारे पास फोरम्स है, वो पार्लियामेंट का फोरम है, वो कानूनी फोरम है, वो पॉलिटिकल मैदान है। हम इन तीनों फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन और जाते रहेंगे जब तक कि ये धांधली जो है ये रिवर्स नहीं होती है। सही, लेकिन इसके बावजूद आप लोग ये समझते हैं कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है अगर कमबैक करना है। देखिए जी, नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनका इलेक्शंस में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस भी एट द एंड ऑफ द डे इसी मुल्क का हिस्सा है ना, इसी मुल्क के अहम अदारे हैं वो। तो उनके साथ बातचीत किए बगैर तो चारा नहीं है। लेकिन उनका इलेक्शंस में उसको मैनिपुलेट करने में या इस तरह के और काम करने में उनका कोई अमल दखल होना नहीं चाहिए। ये हमारी कंटेंशन थी, ये हमारी कंटेंशन आज भी है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2018 में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। आज जो आप लोग आज एतराज उठा रहे हैं वो 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वो एतराज उठाती थी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक होती, बशमूल आपके, बशमूल मौलाना साहब, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग, कि नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को इंतखाबात में या सियासत में किसी किस्म की मदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाल यहाँ पर आज ये है कि हर कोई मुड़कर उधर ही देखता है, हर कोई सियासी बातचीत के लिए, सियासी दरवाजे खोलने के लिए हर एक की नजरें उधर ही हैं, उन्हीं ताकतों की तरफ ही हैं। हमारी नजरें पार्लियामेंट पे हैं, हमारी नजरें कानूनी डोमेन में हैं, और हमारी नजरें सियासी मैदान के ऊपर हैं। हमारी नजरें कहीं और नहीं हैं। हाँ, ये जो जमातें हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है, ये उन्हीं की मदद से हुकूमत में आई हैं और चलाएंगी, उन्हीं की मदद से चलाएंगी। इनमें आपस में इनके पास तमामी मैंडेट ना होने की वजह से इनमें ये सख्त ही नहीं है कि हुकूमत चला सकें। तो आप एक तरफ कह रही हैं कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए, तो आप इनको कन्विंस करें कि ये आवाज उठाएं। वो प्रोग्राम्स की हद तक तो जरूर उठाते हैं। ये तो उसी इंटरफेरेंस का प्रोडक्ट हैं जो मुल्क के ऊपर इस वक्त बराजमान हुई हैं ये तीन पार्टीज। इनका कोई अवामी मैंडेट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पार्लियामेंट हो या सड़कें, अपोजिशन हर जगह मतनाज़े इलेक्शन और मखसूस नशस्तों का ही शोर मचा रही है, लेकिन 8 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को इस शोर की कोई परवाह नहीं। पहले 4 सूबों में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। आज हुकूमत इत्तेहाद ने सदारत की जंग भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जीत ली है। आसिफ अली जरदारी की एक बार फिर ऐवान सदर में वापसी से लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत लंबी इनिंग्स खेलने की पोजीशन में आ गई है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। सवाल यह है कि हुकूमत साजी के लिए जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसके अगले सफ़े पर क्या है? क्या स्क्रिप्ट का अगला पेज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा होगी? क्योंकि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूरत पड़ने पर वफाकी काबीना में शामिल होने के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव जेस्चर दे रही है, वहीं मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में वेलकम करना चाहती है, शामिल करना चाहती है। और आज एक बार फिर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि वो पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत के लिए राज़ी करें। शहबाज शरीफ भी पुरुमीद हैं कि ऐवान सदर में जरदारी साहब की आमद के बाद वो इस एजेंडे पर ज़रूर बात करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर PDM हुकूमत की तरह एक बड़ी कैबिनेट बनने जा रही है? पाकिस्तान जैसे मकरूज़ मुल्क में तमाम इत्तेहादी जमातों को खुश करने के लिए क्या एक बार फिर से धड़ाधड़ वज़ीर लगाए जाएंगे, मुशीर भर्ती किए जाएंगे? वज़ीर आज़म और सदारती इलेक्शन के बाद ये सवाल भी अहम हो गया है, क्या हम वजारतें किसको मिलेंगी? ख़बरें हैं कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने की बजाय वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है, जबकि वज़ीर दाखिला के लिए साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम लिया जा रहा है और वो आज़ाद हैसियत में सेनेट का इलेक्शन लड़कर इस वजारत के मजबूत उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इस पर एहतजाज कर रही है। असद कैसर साहब ने कल इस हवाले से कहा कि अगर मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया गया तो हुकूमत मुफाहमत की बात तो भूल ही जाए। सवाल ये है कि अपोजिशन तो इस वक्त मुकम्मल एहतजाजी मूड में है, क्या हुकूमत जल्दी पर तेल का काम करके कोई रिस्क लेगी? अपोजिशन का तो काम है ही एहतजाज करना, शोर करना। क्या हुकूमत अगर मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाना चाहती है तो इनके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कंसर्न्स हैं, क्या हुकूमत इसको संजीदा लेगी? क्या ऐवान सदर में जरदारी साहब की मौजूदगी मुफाहमत को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगी? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम साहब, जरदारी साहब जो कि एक्सपेक्टेड थे कि वही सदर बनेंगे, सदर वो आज बन गए, दूसरी बार ऐवान सदर पहुँचे हैं। क्या ये समझा जाए कि सियासी मुफाहमत अब अपने उरूज पर होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दूसरी अपोजिशन जमातें हों, ये जरदारी साहब का हमेशा एक मुफाहमाना रवैया रहा है, तो क्या आप लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो अब ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में है उनके साथ बातचीत के लिए आप लोग राज़ी होंगे? जी, पहले तो आज जो सदारती इंतखाबात के नतीजे आए हैं उस पर हमें कुछ एक सेकंड बात करने की ज़रूरत है कि आज भी तकरीबन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या उसके जो हमायती उम्मीदवार थे उनको 30% वोट हासिल किए उन्होंने। 70% वोट जो थे वो जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने हासिल 411-181 का नंबर फाइनल है जो आया है। तो लिहाजा अब ये वही शरह है जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जो जनरल वोट पड़ा है उसकी है। तो लिहाजा वो ठीक है कि एक जमात को या एक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 100 में से 30 वोटरों की हमायत हासिल है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि 70 वोट उनके खिलाफ भी पड़ा है दूसरी जमातों को। तो अगर वो 30% वोट अहम है तो 70% वोट फिर उससे 2/3 ज्यादा अहम है। ये अब जो जरदारी साहब की मुफाहमत की पॉलिसी है उसकी बुनियाद तो एक दूसरे का सियासी एहतराम है। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है। अब जरा पहले वाली बात कंप्लीट कर लें खुर्रम दस्तगीर साहब, जो आप मैं वही कह रहा हूँ, जो वोटिंग जो आपके मुफाहमत की बात है ना जी, मैंने इसलिए वोटिंग की बात की कि अगर 30% ये चाहते हैं कि उनका एहतराम किया जाए तो उस एहतराम से पहले उन्हें 70% का एहतराम करना होगा। और ये जो रविश है कि उनके अलावा बाकी तमाम जमातें गद्दार हैं या काफिर हैं या डाकू हैं, उसको तर्क करना होगा। कौमी असेंबली में एक दूसरे की टांगें और बाजू तोड़ने की धमकियां देना बंद करना होंगी।
असेंबली में जूती दिखाना बंद करना होगा, ये धमकियां देना बंद होगा कि हम कानून साजी नहीं होने देंगे। तो अगर वो इसमें कोई तरमीम करते हैं अपने रवैये में तो जरूर मफाहमत हो सकती है। वो तो आज भी यही बात कर रहे हैं ना, अगर फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट सारे सामने आते तो आज हालात मुख्तलिफ होते, हुकूमत भी वो लोग बनाते और आज ऐवान सदर में भी फिर कोई और बैठा होता। जी ये बिल्कुल बेबुनियाद और नग्न इल्जामात है और मैं बड़ी सराहत से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस किस्म की फॉर्म 45 की जो गलतियां वो निशानदेही कर रहे हैं, उसी तरह की गलतियां खैबर पख्तूनख्वा में इनके हक में भी मिली हैं। तो लिहाजा सिर्फ इल्जाम लगा देना काफी नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ सबूत लेकर आए। लेकिन आप देखें मौलाना साहब, जो आप लोगों के मुकम्मल कर जी इनका क्लेम ये है कि जी 150 और मजीद सीटें उनकी हैं, पिटिशनें सिर्फ 35 आई हैं। तो इस तरह तो ये अगर सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर उनको हवा नहीं दी जा सकती। लेकिन आप मौलाना साहब की बात देखें ना, वो तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुझे सियासी जमातों से तो शिकवा ही नहीं है धांधली का। मतलब कि अगर उनका कंसर्न KPK है तो KPK में उनका कंसर्न ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ वालों ने, उनके हिमायत याफ्ता उन लोगों ने धांधली की है। वो तो धांधली की जो शिकायत है वो तो कहीं और कर रहे हैं। जी तो उसका भी जो शिकायत का तरीका है, मेरी तो आपके तवज्जुह से मौलाना से इस्तदा है, उनसे हमारी बहुत पुरानी न्याज़मंदी है, ज़ाती भी और पार्टी के लिहाज से भी, कि ये जो अगर जंग है कि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि वो इंतखाबात में मुदाखलत ना करें, ये जंग आज या कल ये सड़क पर नहीं, ये पार्लियामान में लड़ी जाएगी। और ये अगर मौलाना इस जंग को लड़ने के लिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि अगर वो फाशिस्टों के साथ खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत को तकवीयत नहीं होगी। बिलाखिर उन्हें पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरी जमातें हैं उन्हीं के साथ खड़ा होना है और उसी के जरिए ये एक तवील हमारे सामने जद्दोजहद है कि पाकिस्तान के आइन में जो लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में इस मुल्क का इक़्तिदार आला होगा, लेकिन उसका जो तरीका है वो बहरहाल पार्लियामान है और मुख्तलिफ सूबाई असेंबलियां हैं जहाँ वो मौजूद है। लेकिन अगर मौलाना साहब ही उनके साथ खड़े हो जाते हैं और तहरीक चलाने की भी बात हो रही है ईद के बाद, तो आप समझते हैं कि माहौल ठंडा होने की बजाय ये मजीद अगर हीटअप होता है सारा माहौल तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए? जी ये हीट असल में पहली दफा हम उसका सामना नहीं कर रहे। यही लोग थे जो 35 पंक्चरों के दावे करते हुए 126 दिन धरना देकर बैठे रहे थे, जिन्होंने चाइना के सदर शी जिनपिंग का दौरा 8 महीने ताखीर करवाया था, पाकिस्तान की तरक्की को रोका था, इंतशार फैलाया था। लेकिन जब यही लोग अदालत में गए उसके बाद कमीशन में 2015 के आगाज में, तो अदालत ने इनके वैगने भर भर के जो सबूत थे वो रद्दी कर दिए थे। तो लिहाजा ये जरूर एहतजाज भी करें और ये उस पर तहरीक भी चलाएं। ये सब हम देख चुके हैं, हम पार्लियामान में भी इनको देख चुके हैं। और जिस तरह हमने उस वक्त साबित किया था कि तमाम तर धरनों और हमलों के बावजूद हमने मुल्क से लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग का खात्मा किया, महंगाई कम की, वो काम हम इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। लेकिन बात यह है कि आपकी पार्टी के ही कुछ लोग हैं जो सही साइड पर आज खड़े हैं, वो गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। कल जावेद अब्बासी साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, जावेद लतीफ़ साहब भी ये बात कर चुके हैं कि एक हल्के में अगर इनकलाब आता है तो दूसरे में क्यों नहीं, कहीं हरवाया गया, कहीं जतवाया गया है। कल जावेद अब्बासी साहब ये बात कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, जिसकी बनती हैं आप मखसूस नशिस्तें उसको मिलनी चाहिए। आपकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं जिससे लग रहा है कि कुछ लोगों में यह दराक है, चाहे कोई आपका मुखालिफ है चाहे कोई आपका अपना है, जो गलत है उसको गलत कहना कुछ लोगों ने सीख लिया और सही को सही कहना सीख लिया। तो हमें इसको खुशामदीद कहना चाहिए, हमें इसे वेलकम करना चाहिए कि लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और यही तरीका है इस सारी जद्दोजहद को और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का, बजाय ये कि एहतजाज करके जरूर करें, जमहूरियत है, सबको हक हासिल है एहतजाज करने का, लेकिन तशद्दुद की तरफ ना जाएं, आग की तरफ ना जाएं और सड़क पर एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। ये अच्छी बात है। तो आप लोग समझते हैं कि मखसूस नशिस्तें जिस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो बनती हैं उनको मिल जानी चाहिए? जी देखिए, मैं आपकी नाजरीन के लिए बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया पर और वैसे गुफ्तगू करना बड़ा आसान है कि जिसकी नशिस्तें मिल जानी चाहिए। कानूनी तौर पर उनका केस इंतहाई कमजोर है, क्योंकि जिस जमात को उन्होंने ज्वाइन किया है
उसने उनके जो एक नशिस्त थी वो भी उन्होंने अपने निशान पर नहीं लड़ी। उन्होंने उनके किसी मखसूस लिस्ट के लोगों ने एक कागजात नामजदगी भी दाखिल नहीं किए, उनकी लिस्ट मौजूद नहीं थी। ये जो सब लोग अब एक जमात में शामिल हुए, इन्होंने मुख्तलिफ निशानों पर इंतखाब लड़ा हुआ है। तो जब आप कागज पर आकर कानून को देखते हैं तो वो वहां मामला बड़ा पेचीदा है। मैं ये कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ, बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन ये सीटें खाली रखकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजता कि वो उस पर राय दें। या दूसरा तरीका ये है कि जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं उन्होंने खुद ही धमकी दिया कि हम कानून साजी नहीं होने देंगे, कम से कम ये वाली कानून साजी होने दें ताकि पार्लियामान इसका दुरुस्त हल जो है वो तजवीज कर सके। सही है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की बातें हो रही हैं। ज़राए ये बताते हैं कि आज भी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जब इजलास की सदारत कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब, उसमें ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए। चैलेंजेस हमारे पास मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि किन वजारतें, कौन सी वजारतें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जा सकती हैं या गौर हो रहा है? अभी तो बहुत कबल वक्त है। आज सुबह जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद तशरीफ ले गए तो ये एक बार फिर इसके ऊपर कोशिश होने लगी है। लेकिन इसके ये कहना कि जी कौन सी वजारतें वो लेंगे या नहीं लेंगे, या वजारतें लेंगे या नहीं लेंगे, हम तो ये समझते हैं कि अगर हम सब ने एक अल्हम्दुलिल्लाह 70% जो वोट पड़ा है इस पे अगर गलबा हासिल अल्लाह ने दिया है तो फिर मलबा भी हम सबको इकट्ठे उठाना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों का एक और बड़ा कंसर्न खड़ा होना शुरू हो गया है। वो ये कंसर्न इस पर बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी को जो वजीर दाखिला बनाने की बात हो रही है, वो अब सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तो वो कहते हैं मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया तो हमसे मुफाहमत की कोई उम्मीद ना रखी जाए, तो क्या नून लीग राजी है इस पर? इस तरह की धमकियों से तो हुकूमतें नहीं चलेंगी और ना ही निजाम चलेगा कि जी हमें ये बंदा चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, वो पूरी तरह एलिजिबल है सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए। अगर वो लड़कर आते हैं और अगर उन्हें कोई ओहदा दिया जाता है, अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन डिस्कशन जरूर हुई है। लेकिन डिस्कशन हुई है कि उनको बनाया जा सकता है? जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है। तो सिर्फ आपकी तरह मैंने भी मीडिया में खबरें देखी है, पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर तो कोई गुफ्तगू नहीं हुई अभी तक। तो लिहाजा अगर वो आते हैं तो ये ऑपोजिशन की धमकियों से तो शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना के फैसले नहीं करने। उन्होंने तो ये देखना है कि उनको मुल्क चलाने के लिए कौन से लोग किस पोजीशन पर दरकार है, उसको वो खुद चुनाव करेंगे। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, कल सेनेट में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये बात की कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। अगेन आपकी पार्टी के लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, अगर तो वाकई आप लोग चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि माहौल जो है वो मुफाहमाना तरीके से चले, मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं सब मिलकर जो हैं वो साथ चलें, तो मुफाहमत के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान से बात करना बहुत ज़रूरी है, इमरान खान के साथ बैठना बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान से बात किए बगैर मामलात आगे बढ़ नहीं सकते? जी मैं इस नुक्ता नज़र से सख्त तरीन इख्तलाफ करता हूँ। दो वजूहत। एक, हमारे सामने मिसाल है कि 2018 में जब पीटीआई की दूर दूर तक मेजॉरिटी नहीं थी, सबसे बड़ी जमात थे वो खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उनके खिलाफ भी लोग मौजूद थे। उनको इसी मफाहमत की बुनियाद पर नवाज शरीफ ने कहा कि वो हुकूमत बना ले, और आपने देखा कि फिर उस मफाहमत का नतीजा ये निकला कि उन्होंने धरने पर खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करते हुए अक्टूबर 2016 में वो इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। उन्होंने बार बार उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जमहूरियत को कमजोर करने के लिए। तो उसका जो दूसरा सबक है वो ये है कि फाशिस्टों से मफाहमत नहीं हो सकती। जिसको मफाहमत की जिसने भी, दुनिया की तारीख कहती है, उसको अपीजमेंट कहते हैं, बुज़दिलाना मुसालियत कहते हैं। तो लिहाजा जो है किसी तरह भी बानी चेयरमैन सियासी कैदी नहीं है। उन्होंने अभी तो 9 मई का बहुत संजीदा जवाब देना है, अभी उनके ऊपर उसकी प्रोसिक्यूशन होनी है कि किस तरह उन्होंने रियासत पर हमला किया। तो लिहाजा ये जो अपीजमेंट वाली आवाजें हैं, ये आवाजें जरूर हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर से उठ रही हैं।
जी जी जरूर उठे, बड़ी अच्छी बात है, पार्टी में हर व्यू पॉइंट होना चाहिए, लेकिन ये बात है कि अगर हमने तारीख से कोई सबक सीखा है और वही है कि अपीजमेंट नेवर वर्क्स। बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।